हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। इस चैनल के ऊपर हम फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क बैच चला रहे हैं आरपीएससी सेकंड ईयर साइंस सब्जेक्ट के लिए, जो कि आगे आने वाली भर्ती है उसके लिए। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने पहला पार्ट हमने इस वीडियो का बना दिया है, जिसके अंदर हम बायोलॉजी हमने सबसे पहले स्टार्ट करी है। फर्स्ट यूनिट से ही हमने चीज़ों को स्टार्ट किया है, और उससे पहले रणनीति के बारे में या फिर सिलेबस के ऊपर जो डिस्कशन है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज इस टॉपिक की दूसरी वीडियो होने वाली है। मैं आपको बता दूँ दोबारा से कि हमारा जो चल रहा है, पहली यूनिट चल रही है सेल की, सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली, और उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने बैक्टीरियल सेल को समझा था। आज हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे। तो देखिए, जैसे अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करी थी, ऐसे अपन यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोट जो शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है आपके सामने यू और दूसरा है कैरियोन। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रू या फिर इसे कहते हैं अपन वेल डेवलप्ड। अब जैसे हम प्रोकैरियोट के अंदर प्रो का मतलब होता था प्रिमिटिव प्रकार का, आदिम प्रकार का, ऐसे ही यूकैरियोन के मतलब यूकैरियोट के अंदर यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस किसे कहेंगे? जिस न्यूक्लियस के पास खुद की कवरिंग होगी, खुद का कवर होगा, उसे अपन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहेंगे। इसके अलावा यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनकी क्या खास बात होती है कि उनके पास खुद की सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसके अलावा उनके पास हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इन सब चीज़ों की वजह से अपन ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो वेल डेवलप्ड कोशिका कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्र, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। वेल डेवलप्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जिसके पास खुद की कवरिंग है, खुद की कवर है, यानी खुद की मेम्ब्रेन है। अर्थात केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। केंद्र का, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, वह हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, उपस्थित होती है। इसलिए इनमें वास्तविक गुणसूत्र यानी कि ट्रू क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ट्रू क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जिनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि डीएनए होता है, और हिस्टोन प्रोटीन उनके पास प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आरएनए होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन आरएनए के साथ अटैच रहती है। तो ये सारी चीजें होती हैं उपस्थित, इसलिए अपन इसे वेल डेवलप्ड सेल कहते हैं, या फिर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाली सेल कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इस सेल में अंतर झिल्लिका तंत्र यानी कि इनर मेम्ब्रेनस सिस्टम पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी फोल्डिंग से कुछ सेल के ऑर्गेनेल्स बनते हैं, या फिर कुछ एक सिस्टम बनता है। उस सिस्टम के अंदर क्या होता है? ईआर होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, गोल्जी बॉडी होती है, उससे लाइसोसोम बनते हैं, और फिर उससे वैक्यूल्स बनते हैं। ये एक इनर मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। ये पाया जाता है। इसमें 80s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसकी छोटी उपइकाई यानी कि जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है वो 40s होती है, और बड़ी उपइकाई यानी कि जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है वो 60s होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जा रहे थे, यहाँ पे कौन से पाए जाएंगे? 80s प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका का डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि द्विरेखीय होता है। वो इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और रेखित होता है, यानी कि लीनियर होता है, एक रेखा की तरह रहता है। इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी हुई अवस्था में पाई जाती है। इस सेल में जीव द्रव्य गति यानी कि साइक्लोसिस प्रेजेंट होती है, व कोशिकीय कंकाल यानी कि साइटोस्केलेटन भी पाया जाता है। साइटोस्केलेटन क्या करती है? कोशिका की शेप को बनाए रखती है, मेंटेन करती है। उदाहरण की बात करें तो प्रोटिस्टा इसके अंदर आता है, फंजाई आते हैं, कवक आते हैं, प्लांट्स आते हैं, यानी प्लांट का जो किंगडम है, एनिमेलिया किंगडम आता है। और जो मोनेरा जगत है, मोनेरा किंगडम है, वो किसके अंदर आता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अपन जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जो कि किसने दिया था? आर एच वुटेकर ने दिया था। उसके अंदर सबसे पहले था मोनेरा, फिर था प्रोटिस्टा, फिर था फंजाई, फिर था प्लांटी, फिर था एनिमेलिया। ये 5 किंगडम बताए थे आर एच वुटेकर ने। तो मोनेरा किसके अंदर रख दिया हमने? मोनेरा को रख दिया प्रोकैरियोट्स के अंदर, और ये सारे के सारे किसके अंदर आ गए? यूकैरियोट्स के अंदर हमने इनको रख दिया। अब अपन एक बार चार्ट के रूप में देख लेते हैं। चार्ट के फॉर्म में यदि हम देखें इस चीज़ को, तो सबसे पहले हमारे सामने आएगी कोशिका। कोशिका के अंदर क्या होती है? सेल बॉल होती है, यानी कोशिका भित्ति होती है, और इसके अलावा जीव द्रव्य होता है, यानी प्रोटोप्लास्ट होता है। देखिए, प्रोटोप्लास्ट और इन सारी चीज़ों को हम अलग से नोट के अंदर में बताऊंगा आपको। प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, और प्रोटोप्लाज्म होता है। यदि कोशिका भित्ति को सेल से अलग करते हैं तो हमारे पास जो संरचना बचेगी उसे अपन क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। प्रोटोप्लास्ट में से यदि सेल मेम्ब्रेन को अलग करना है तो हमारे पास जो पदार्थ बचेगा उसे अपन क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और एक केंद्रक होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर एक साइटोसोल होता है, यानी कि जो तरल भाग होता है। इसके बाद कोशिकांग होते हैं, जो कि लिविंग होते हैं, और निर्जीव पदार्थ होते हैं, यानी कि कुछ नॉन लिविंग चीज़ें भी पाई जाती हैं, कुछ आयंस पाए जाते हैं।
केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली होती है यानी कि सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, केंद्रक द्रव्य होता है यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, केंद्रिका होती है यानी न्यूक्लियोलस होता है, और गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये केंद्रक के अंदर चीजें पाई जाती हैं। अब अपन कोशिका द्रव्य की बात कर लेते हैं कि कोशिका द्रव्य के अंदर क्या क्या चीज हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म दो भागों के अंदर बटा हुआ होता है। एक साइटोसोल होता है यानी कि एक तरल वाला पदार्थ होता है जिसे साइटोसोल कहते हैं। एक ठोस भाग होता है जिसे सॉलिड सॉलिड पोर्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। अब ट्रोफोप्लाज्म के अंदर कोशिकांग होते हैं जो कि कैसे हैं, लिविंग है, और एक नॉन लिविंग पार्ट पाया जाता है जिसे अपन ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिकांग की बात करें तो कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिनकी डबल मेम्ब्रेन होती है यानी कि दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिंगुलर मेम्ब्रेन पाई जाती है यानी कि एकल झिल्ली पाई जाती है। कुछ कोशिकांग पैरोक्सिसोम होते हैं, कुछ झिल्ली विहीन होते हैं यानी जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, खुद की कवरिंग नहीं पाई जाती। दोहरी झिल्ली वाले जो कोशिकांग हैं उनमें सबसे पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ध्यान रखना है आपको। एक होता है हरित लवक से क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब ये जो दो ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ गया और एक क्लोरोप्लास्ट आ गया, इनकी एक खास बात है। खास बात क्या है कि इनके खुद का जो डीएनए होता है और 70s प्रकार का राइबोसोम, ये दोनों रखते हैं। अब खुद का डीएनए है यानी खुद का इनका जेनेटिक मटेरियल है, इसके अलावा इनके पास 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जा रहे हैं। अब स्वयं का डीएनए है और 70s प्रकार के राइबोसोम है, इसका मतलब क्या हो गया, यदि हम किसी सेल की बात करते हैं तो सेल के पास क्या होना चाहिए, खुद का जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए और एक प्रोटीन फैक्ट्री है यानी कि ये खुद से प्रोटीन बना सकते हैं। तो इन्हें अपन क्या कह सकते हैं, इन दोनों को अर्धस्वायत्त अंग कहा जाता है यानी कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें ये खुद से बना सकते हैं, जैसे कि इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल है तो ये सेल का डिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं यानी कि ये प्रोटीन का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, प्रोटीन को बना सकते हैं। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन के अंदर इनको रखा जाता है। एकल झिल्ली ऑर्गेनेल्स की हम बात करते हैं तो उसके अंदर आती है ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी आती है, लाइसोसोम आते हैं, रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स आते हैं, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, अंतर झिल्लिका तंत्र बनाते हैं जिसे अपन कहते हैं इनर मेम्ब्रेन सिस्टम। पेरोक्सिसोम होते हैं, पेरोक्सिसोम के अंदर ग्लाइयोक्सिसोम आते हैं और स्पीरियोसोम आते हैं। ठीक है, कुछ झिल्ली विहीन ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके ऊपर कवरिंग नहीं पाई जाती, उनके अंदर राइबोसोम आते हैं। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है राइबोसोम के बारे में। एक सेंट्रियल होता है और एक न्यूक्लियस होती है, इनकी केंद्रिका होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है जिनसे आरएनए का इजाद होता है, आरएनए का प्रोडक्शन होता है। अब नोट के अंदर देखिए क्या चीजें लिखी हुई है कि नोट के फॉर्म में क्या है कि सेल में से यदि सेल वॉल को अपन रिमूव करते हैं, सेल के ऊपर से यदि सेल वॉल को रिमूव करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बचेगा उसे अपन क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। यदि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जोड़ के अपन बात करें तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। यदि प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को रिमूव कर दें तो वो हमारे पास बच जाएगा साइटोप्लाज्म, और यदि साइटोप्लाज्म में से सेल और न्यूक्लियस को रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हाइलोप्लाज्म बच जाएगा। ठीक है, ये नोट के बारे में आपको पता चल गया। अब अपन थोड़ा सा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ये हमारे सामने जो एनिमल सेल थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। प्लांट सेल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले जो प्लांट की सेल होती है उसके पास सेल वॉल पाई जाती है। ये बेसिक डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। जो सेल वॉल है ये क्या होगी, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगी उपस्थित होगी, लेकिन एनिमल के अंदर क्या होगी, एब्सेंट होगी। इसके बाद अंदर की तरफ चलते हैं तो कोशिका झिल्ली पाई जाएगी यानी कि सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी दूसरे नंबर पर। ठीक है, पहले नंबर पर सेल वॉल होगी, दूसरे नंबर पर सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। इसके बाद इसके अंदर जो हमें देखने के लिए मिलेगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा यानी कि केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य होगा। कोशिका द्रव्य के अंदर हमें कुछ चीजें देखने के लिए मिलेंगी कि यदि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर बीचों बीच में एक हमें रेक्टिका दिखाई देगी, एक हमें वेकेंट पोर्शन दिखाई देगा, खाली जगह दिखाई देगी, जिसे अपन कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल्स यानी कि केंद्रीय रेक्टिका। वहीं हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में ये जो रेक्टिका है साइड की तरफ चली जाती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये केंद्रक में हमें दिखाई देती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो रेक्टिका है, इस रेक्टिका की जो झिल्ली होती है, रेक्टिका की जो कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं तो इसके पास डिक्टियोसोम पाए जाते हैं जो कि गोल्जी बॉडी की तरह काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है जो कि केवल और केवल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। एनिमल के अंदर ये क्या होते हैं, एब्सेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर यानी हरित लवक के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिससे जो प्लांट है अपना भोजन खुद से बना पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक प्लांट के अंदर कहाँ होता है, परिधीय होता है यानी कि परिधि की तरफ पाया जाता है, यानी इसकी जो कवरिंग होती है उधर कोने की तरफ पाया जाता है, सेंट्रल में नहीं पाया जाता है। वहीं एनिमल सेल की बात करते हैं तो केंद्रक है वो बिल्कुल सेंट्रल में पाया जाता है। सेल वॉल के ऊपर प्लाज्मोडेस्माटा हमें देखने के लिए मिलते हैं जो कि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर कुछ चीज़ों को ट्रांसफर करने के काम में आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं एक प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल की हमने यहाँ पे बात की। अब थोड़े से अपन फीचर्स की बात कर लेते हैं कि क्या अपन अंतर इनमें देख सकते हैं। ये ऊपर इधर प्लांट सेल है, इधर एनिमल सेल है। सबसे पहला फीचर हमारे सामने आता है,
सबसे पहला फीचर है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। यदि प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति बनी है तो वो किससे मिलकर बनी हुई होगी? सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होगी, हेमिसोल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर वो बनी हुई होगी। अगली बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा हमें केवल प्लांट सेल के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, एनिमल सेल के अंदर ये क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं? यदि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर किसी चीज़ का ट्रांसफर करना है, किसी मटेरियल का ट्रांसफर करना है, तो कहाँ से किया जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा से किया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। दूसरी बात करते हैं रेक्टिका की। वैक्यूल समय देखने के लिए मिलती है। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्र की रेक्टिका पाई जाती है, यानी कि सेंट्रल पोर्शन में हमें रेक्टिका देखने के लिए मिलती है। जंतु सेल में रेक्टिका या तो एब्सेंट होगी, और एब्सेंट नहीं होगी तो आकार में कैसी होगी? छोटी होगी। दूसरी बात करते हैं न्यूक्लियस की, यानी केंद्रक की बात करते हैं। तो केंद्रक पेरिफेरल पोर्शन में पाया जाता है, यानी कि परिधीय क्षेत्र में पाया जाता है। और एनिमल सेल में वो केंद्रक है कहाँ? बिल्कुल सेंटर में पाया जाएगा, केंद्र में पाया जाएगा। आगे बात करते हैं हरित लवक की, यानी क्लोरोप्लास्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं। इसकी बात कर रहे हैं अपन, क्लोरोप्लास्ट की अपन बात करते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ देखने के लिए मिलेगा? प्लांट सेल में हमें प्रकाश संश्लेषी अंगक यानी हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे कि अपना भोजन ये खुद से बनाते हैं। यदि बात करते हैं एनिमल सेल में, तो हमें जो क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन यूग्लिना ऐसा एनिमल सेल है जिसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट हमें देखने के लिए मिलता है। यूग्लिना की क्या खास बात है कि ये जब यदि इसको भोजन नहीं मिलेगा, खुद बाहर से इसको भोजन नहीं मिलता, तो खुद से ही अपना क्या बनाने लग जाता है? भोजन बनाने लग जाता है, क्योंकि इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसलिए जो यूग्लिना है उसको प्लांट और एनिमल के बीच की ये जो कड़ी कहा जाता है, कनेक्टिव लिंक्स कहा जाता है। आगे बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के पास प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये प्लांट एनिमल भोजन खुद बनाना पड़ता है, लेकिन एनिमल के पास क्या होगा? एब्सेंट होगा। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं। संचित भोजन यानी कि स्टोर फूड की हम बात करते हैं, तो स्टोर फूड प्लांट के अंदर स्टार्च के फॉर्म में रहता है, मंड के रूप में रहता है। वही एनिमल के अंदर बात करते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर फूड रहता है, जो कि हमारे लीवर सेल के अंदर रहता है, मसल सेल के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। सेंट्रोसोम की बात करते हैं, तारक काय की यदि बात करें, हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर जो सेंट्रोसोम है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता, एब्सेंट होता है। और जंतु सेल में सेंट्रोसोम हमें देखने के लिए मिल जाता है। डिवीजन की बात करते हैं तो कोशिका पट्ट विधि से डिवीजन होता है, यानी कि सेंट्रल सेल प्लेट मेथड से डिवीजन होता है प्लांट के अंदर। और एनिमल सेल के अंदर जो डिवीजन होता है वो सेल फॉरो मेथड से होता है। दोनों को मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार देखिए। यदि कोशिका पट्ट विधि की बात करते हैं तो सेल प्लेट का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए ये प्लांट सेल है, यदि इसे डिवीजन करना है तो सबसे पहले क्या होगा? अंदर से सेल की एक प्लेट बनना स्टार्ट होगी मध्य पटलिका से। ये प्लेट धीरे धीरे इसकी साइज आपस में आगे चल के ऐसे बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, लास्ट में जाके ये बिल्कुल यहाँ से इसको बिल्कुल काट देगी, और काटने के बाद दो सेल हमें देखने के लिए मिल जाएंगी ऐसे। ठीक है, वही हम कोशिका खाँच विधि की बात करते हैं। कोशिका खाँच विधि किस तरीके से बनती है? सेल फॉरो। तो ये मान के चलिए ये एनिमल सेल है। अब इस एनिमल सेल का क्या होगा? अंदर की तरफ से कुछ खाँच बनना स्टार्ट होगी सबसे पहले। ठीक है, ये खाँच धीरे धीरे गहरी होती जाएगी। ठीक है, ये खाँच क्या होगी? धीरे धीरे गहरी होती जाएगी। ये खाँच कैसी होती जाएगी? गहरी होती जाएगी, और लास्ट में जाकर बिल्कुल गहरी हो जाएगी, और बिल्कुल गहरी हो जाने के बाद लास्ट में ये दो सेल के रूप में बन जाएगी। इस तरीके से दोनों में सेल डिवीजन चलता है। सेल प्लेट अंदर की तरफ से बनती है और बीच में से उसको दो अलग भागों में डिवाइड कर देती है। और खाँच विधि के अंदर क्या होता है? ऊपर की तरफ से बाहर की तरफ से खाँच बनना स्टार्ट होती है। पूरी खाँच जब बन जाती है तो दो सेल अलग अलग हो जाती है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा भाग पादप सेल में अनुपस्थित होता है? तो जो सेंट्रोसोम होता है, तारक काय होते हैं, क्या होता है? एब्सेंट होता है। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, जो हमारे सामने है कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की हम बात करते हैं। देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1838 के अंदर। स्लाइडन जो थे वो एक बॉटनिस्ट थे, यानी प्लांट के अंदर जो सेल पाई जाती है उसके बारे में इन्होंने बात किया था। जो स्वान थे वो एक एनिमल थे, यानी जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो सेल की बात करी थी सेल बॉल के बारे में या फिर एनिमल सेल के बारे में इन्होंने बताया था। स्लाइडन ने सबसे पहले 1838 के अंदर बताया, चूंकि एक बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे पादपों का अवलोकन किया और पाया कि सभी पादपों का निर्माण सेल से होता है, जो आगे चलकर ऊतक का निर्माण करती है। यानी कि एक बेसिक बात इन्होंने बताई थी सेल थ्योरी। वही श्वान आए जिन्होंने 1839 के अंदर क्या बताया कि जंतुओं की मूलभूत इकाई कोशिका होती है, कि यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। तो प्लांट के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, उसके अंदर सेल हमें देखने के लिए मिलती है। पतली परत सेल मेम्ब्रेन की होती है, और एनिमल के अंदर एक पतली परत डायरेक्ट होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल वॉल एनिमल्स के अंदर हमें देखने के लिए नहीं मिलती। स्वान के अनुसार जंतु कोशिका के चारों ओर एक पतली परत पाई जाती है, जो प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। और श्वान ने बताया कि सेल वॉल की उपस्थिति पादपों में अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, जिसका सेल वॉल की प्रेजेंस है वो प्लांट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है।
ये किसने बताया था? स्वान ने बताया था। सेल थ्योरी को यदि हम संयुक्त रूप से पढ़ें तो क्या हमें समझ में आएगा? देखिए कि सभी जीवों का निर्माण सेल एवं उनके उत्पादों से होता है। अब बात करते हैं कि कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशंस किए गए। इस सेल थ्योरी को यहाँ से बता दिया गया कि सभी जीवों का जो निर्माण होता है वो सेल और उनके उत्पादों से होता है, लेकिन ये हमें सेल थ्योरी जो सिलिडन स्वान ने दी थी ये नहीं बता पाई कि नई सेल का ओरिजिन किस प्रकार से होता है। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत थी। अब जब मॉडिफिकेशन करने की बारी आई तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया, यानी कि जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसके बारे में उसका इजाद किया गया, और उसे किसने दिया था? रूडोल्फ विर्चो और नेगली नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया और इन्होंने ये बताया कि नई सेल का ओरिजिन किस प्रकार से होता है। तो इन्होंने बताया जो ओमिनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ये इन्होंने लैटिन भाषा के अंदर बताया था, ठीक है। और जब इसको इंग्लिश से हिंदी के अंदर ट्रांसलेट किया गया तो क्या चीज़ निकल के आई कि नवीन कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है, यानी कि जो न्यू सेल बनेगी वो जो ओल्डेस्ट सेल थी, पुरानी सेल थी, प्रिकर्सर जो सेल थी उससे ही नई कोशिका का निर्माण होता है। ये इन्होंने बताया था कि ये जो प्रिकर्सर सेल है यानी पूर्ववर्ती कोशिका है, इसका डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा और इससे क्या बन जाएंगे? दो नई सेल का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक सेल में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं, जो उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो उसमें कोडेड रहती है। केंद्रक होता है सबसे पहले न्यूक्लियस, उसके अंदर हमें क्रोमोसोम देखने के लिए मिलते हैं, गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर जीन होते हैं, और जीन क्या है? आनुवंशिकता की इकाई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 के अंदर, शायद पूछा गया है, या 2016 के अंदर पूछा गया है कि आनुवंशिकता की या फिर आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीन इसका सही आंसर होगा। प्रत्येक सेल में विभाजन का गुण पाया जाता है, यानी कि जो एफडी सेल है, एफडी सेल डिवाइड कर सकती है आपस में, सेल्फ डिवीजन उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। ये सेल थ्योरी की लाइनें थी, 3 लाइन मैंने आपको बताई। अब सेल थ्योरी के कुछ अपवाद भी हैं। सेल थ्योरी के अपवाद हैं, एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्शन तो मैंने आपको बताया था कि ये सेल के ही एक्सेप्शन है, जो है वायरस। किससे मिलकर बने हुए होते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनी हुई है, और दूसरा क्या होता है? कैप्सूल होता है। न्यूक्लिक एसिड इनके पास या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, इनमें से कोई एक होगा। दूसरा इनकी जो कैप्सिड है वो क्या है? प्रोटीन का खोल है। और इनके अंदर डिवीजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ जीवित सेल के अंदर डिवीजन हमें देखने के लिए मिलता है, जब ये किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के पास पड़े रहते हैं या बाहर की तरफ किसी होस्ट सेल से बाहर रहते हैं तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब ये किसी सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, किसी होस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो वहाँ जाकर ये लिविंग की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो डिवीजन ये कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसी होस्ट के अंदर, जब ये एंट्री कर जाएंगे, जीवित सेल के अंदर एंट्री कर जाएंगे, तभी डिवीजन ये कर पाएंगे। दूसरा एक्सेप्शन की हम बात करते हैं तो वायरोड्स दूसरे एक्सेप्शन हमारे सामने आते हैं। इनके अंदर केवल आरएनए पाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और कैप्सिड इनके अंदर क्या रहती है? एब्सेंट रहती है, यानी कि केवल जेनेटिक मटेरियल इनके पास हमें देखने के लिए मिलता है। खोज की बात करें तो इनकी खोज करी थी साइंटिस्ट हैं टी.ओ. डायनर ने। टी.ओ. डायनर ने इनकी खोज करी थी। और रोग जो कि डिजीज कॉज करते हैं वो रोग कौन से? पीएसटीवी रोग डिजीज करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है पोटैटो स्पिंडल फ्यूवर वायरस, ठीक है। ये रोग यहाँ से डिजीज कॉज करते हैं, वायरोड्स। अगले एक्सेप्शन की बात करते हैं तो प्रियोन्स इसके अगले एक्सेप्शन है, और इनकी क्या खास बात है कि इनके पास केवल प्रोटीन का खोल या कैप्सिड प्रेजेंट होता है, इनके पास कोई भी न्यूक्लियस या फिर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल हमें देखने के लिए नहीं मिलता, यानी न्यूक्लिक एसिड इनके पास क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये संक्रामक होते हैं, यानी इन्फेक्शियस होते हैं, और इन्फेक्शन किसके अंदर करते हैं? भेड़ में स्ट्रेपी रोग, यानी कि भेड़ पागल हो जाती है, उस रोग को ये कॉज करते हैं। तो जो सेल थ्योरी के अपवाद है वो 3 है, वायरस है, वायरोड्स हैं, वायरोन्स हैं। वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड दोनों पाए जाएंगे। जो वायरोड्स है उसके अंदर केवल आरएनए पाया जाएगा, कैप्सिड नहीं पाई जाएगी। और जो प्रियोन्स है उसके ऊपर कैप्सिड पाई जाएगी, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं, माइकोप्लाज्मा होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, और परिपक्व आरबीसी व परिपक्व क्षारीय मिलकर उनके अंदर क्या होता है? केंद्रक एब्सेंट होता है। अब हम एक एक सेल ऑर्गेनेलिज की बात करेंगे। सबसे पहले यूकैरियोटिक कोशिका में जो सेल ऑर्गेनेलिज आती है उसे अपन सेल बॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति की हम यहाँ पे बात करेंगे। कोशिका भित्ति की खोज करी थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 के अंदर, ये बेसिक हमने पढ़ लिया था। नॉन लिविंग के अंदर क्या होती है? मृत होती है, रिजिड होती है, और पारगम्य होती है, यानी कि परमिएबल होती है। इसकी खास बात की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे सामने कि नॉन लिविंग होती है, यानी डेड होती है, मृत होती है। रिजिड होती है, यानी कि दृढ़ होती है, हार्ड होती है। पारगम्य होती है, यानी कि परमिएबल होती है। प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होगी, हेमिसेल्यूलोज से मिलकर बनी होगी, या फिर पैक्टिन से मिलकर बनी हुई होगी। लेकिन जो सेल वॉल है वो शैवाल के अंदर सेल्यूलोज से, कैल्शियम कार्बोनेट से, गैलेक्टोन से, या फिर मैनोज से मिलकर बनी हुई होगी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। डाइएटम्स के अंदर ये सिलिका से मिलकर बनी होगी, कवक के अंदर ये काइटिन की होगी, जीवाणु के अंदर ये पेप्टाइडोग्लाइकन की होगी, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की होगी, एनिमल्स के अंदर ये एब्सेंट रहती है, और माइकोप्लाज्मा के अंदर ये क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। तो सेल वॉल के बारे में हमने बात किया कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल सेल्यूलोज की होगी, हेमिसेल्यूलोज की होगी, या फिर पैक्टिन से बनी होगी। एल्गी के अंदर सेल्यूलोज हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, गैलेक्टोन्स हो सकते हैं, मैनोज हो सकते हैं जो कि शुगर है। डाइटम्स के अंदर ये सिलिका की बनी होगी, कवक के अंदर काइटिन की बनी होगी, जीवाणु के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी, जंतु और माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है।
ठीक है। अब अपन कोशिका भित्ति के स्तर की बात कर लेते हैं कि ये जो सेल वॉल है इसकी कुछ लेयर्स बनी हुई होती हैं, स्तर बने हुए होते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला लेयर आएगा हमारे सामने सेल मिडिल लेमिला या फिर मध्य पटली का। जब सेल टीलोफेज अवस्था के अंदर सेल डिवीजन हो रहा होता है, साइटोकाइनेसिस हो रही है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है टीलोफेज के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, जो तर्कु तंतु होते हैं, ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, उनके बीच कैल्शियम या फिर पेक्टिन का जमाव होने लग जाता है, और पेक्टिन या कैल्शियम का जमाव हो जाने के बाद वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, प्लेट की जैसी फॉर्म बन जाती है, जिसे अपन मध्य पटलिका कहते हैं या फिर मिडिल लेमिना कहते हैं। ठीक है, देखिए सेल वॉल का जो निर्माण है, फॉर्मेशन है, वो ईआर व गोल्जी बॉडी से होता है। ये लाइन आपको याद रखनी है। अब साइटोकाइनेसिस की हम बात करते हैं, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो उस टाइम पे जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, तर्कुतंतु होते हैं, गोल्जी बॉडी होती है, ईआर होती है, इन सब के साथ क्या होता है, पेक्टिन रिएक्ट करता है, तो फ्लेग्मोप्लास्ट के अंदर चेंज हो जाता है, सेल प्लेट बन जाती है, कोशिका पट्ट बन जाती है। इसके बाद वहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन आके जमने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि मिडिल लेमिला का निर्माण हो जाता है, मध्य पटलिका का निर्माण हो जाता है। तो मिडिल लेमिला के अंदर क्या बनते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, खास बात क्या है इसकी कि यह एक कोशिकीय पादपों में अनुपस्थित होती है, यानी कि जो यूनिसेल्युलर प्लांट्स हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होती है। यह दो सेल के मध्य सामान्य परत होती है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट से मिलकर बनी हुई होती है। दो सेल हैं, सेल डिवीजन हो रहा है उस टाइम पे, दो सेल्स हैं, दो सेल्स के बीच में मध्य पटलिका का निर्माण करती है, यानी कि सेल प्लेट के रूप में ये काम करती है, और इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट होते हैं। इस परत का निर्माण कोशिका द्रव्य विभाजन के समय सबसे पहले होता है। मध्य पटलिका के कारण कच्चे फल कठोर होते हैं। आपने देखा होगा जो कच्चा आम होता है या फिर जो कच्चे फल होते हैं, कोई भी फल आप उठा के देख लीजिए, वो क्यों कच्चे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल डिवीजन चल रहा होता है, और वहाँ पे जो मध्य पटलिका यानी मिडिल लेमिना है उसका फॉर्मेशन हो चुका है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट का जमा वहाँ पे हो चुका है, तो वो थोड़े हार्ड हो गए हैं, थोड़े कठोर हो गए हैं। फलों के पकने के समय पेक्टिनेज नाम का एंजाइम आता है, जिसके कारण मध्य पट्टिका गल जाती है या फिर घुल जाती है, जिसके कारण पक्के फल मुलायम हो जाते हैं। अब जैसे आम है, आम की कैरी है, या फिर कोई भी आप फल पकड़ लीजिए जो कि कच्चा है, वो थोड़े हार्ड है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर मिडिल लेमिना बन चुकी है। अब क्या होगा, जैसे जैसे फल पकेंगे सेल डिवीजन आगे बढ़ेगा, तो पेक्टिनेज नाम का एंजाइम वहाँ पे ग्रो कर रहा होगा, बन रहा होगा। पेक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम के पैकेट हैं इनको गला देगा, और गलने के बाद मिडिल लेमिना वहाँ से खत्म हो जाएगी, और जो पक्के फल हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, यह एक सीमेंट परत की भांति कार्य करती है, कठोर बनाती है, सीधी सी होती है। मध्य पटलिका किससे मिलकर बनी हुई होती है, तो स्पिंडल फाइबर, गोल्जी बॉडी, ईआर से, कैल्शियम के पैकेट, मैग्नीशियम के पैकेट, तो इसका सही आंसर डी है, यानी उपरोक्त सभी से मिलकर बनी हुई होती है। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी लेयर की हम यहाँ पे बात करें तो प्राथमिक सेल वॉल, मिडिल लेमिला हमने पढ़ ली। दूसरी हम बात करते हैं प्राथमिक सेल वॉल यानी कि प्राइमरी सेल वॉल, ये और सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं। तो ये दो सेल हैं, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, उसके बीच में मिडिल लेमिला बन चुकी है, यानी कि मध्य पटलिका यहाँ पे बन चुकी है। अब क्या होगा, किसी भी सेल की प्राइमरी सेल वॉल होगी, ठीक है, और उसके नीचे क्या होगी, द्वितीयक सेल वॉल होगी। तो जो सेल की लेयर है, जैसे ये दो सेल हैं, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल होगी जो कि कैसी है, पतली है। ये जो दूसरी है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है जो कि कैसी है, मोटी है। और सेकेंडरी सेल वॉल के स्तर होते हैं S1, S2, S3। प्राइमरी सेल वॉल पतली होती है थोड़ी सी, सेकेंडरी सेल वॉल आगे तीन स्तर के अंदर, तीन लेयर्स के अंदर डिवाइडेड रहती है, सेकेंडरी 1, सेकेंडरी 2, सेकेंडरी 3। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपन प्राथमिक सेल वॉल की बात कर लेते हैं, प्राइमरी सेल वॉल की यहाँ पे बात करते हैं। तो ये पतली व लचीली परत होती है, यानी कि थोड़ी थिन होती है, और कैसी होती है, लचीली होती है। ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी हुई होती है। ये तरुण पादप यानी कि जो यंग प्लांट्स होते हैं उनके सेल में पाई जाती है, यानी कि जो नए पौधे होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। तभी जो नया पौधा होता है वो चूक जाता है, क्योंकि उसके अंदर लचीलापन पाया जाता है। यह भित्ति विभज ऊतकी ऊतक में पाई जाती है, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके अंदर ये पाई जाती है, जिसके कारण इसमें वृद्धि का गुण पाया जाता है, यानी कि ये वृद्धि करती है, बाहर की तरफ ग्रो करती है। कोशिका के परिपक्वन के समय यानी कि सेल के मैचुरेशन के समय ये गायब होने लगती है, यानी कि हट जाती है, और द्वितीयक सेल वॉल का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या है, थोड़ी पतली है, मुलायम है। ये जो यंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वो झुक जाते हैं, थोड़े मुलायम होते हैं, आपने प्लांट देखे होंगे जो छोटे पादप होते हैं। दूसरी इसकी खास बात क्या है कि जब जैसे जैसे प्लांट मैच्योर हो रहा है, कोशिका की मैचुरेशन वहाँ पे चल रही है, तो ये गायब होने लग जाती है, और सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्राथमिक सेल वॉल के बाद सेकेंडरी फॉर्मेशन का सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब अपन द्वितीयक सेल वॉल की बात करते हैं, तो ये थोड़ी मोटी होती है, यानी कि थिक होती है, दृढ़ होती है, रिजिड होती है। ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन और सुबेरिन का जमाव यहाँ पे होने लग जाता है, यानी इनसे मिलकर बनी हुई होगी। तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन तक तो ठीक है, लेकिन ये जो लिग्निन और सुबेरिन है, ये इसको क्या बनाते हैं, हार्डनेस देते हैं, यानी कि इसको कठोरता प्रदान करते हैं। ये विभज्य ऊतकी ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उसमें एब्सेंट होती है, इसलिए इसमें वृद्धि का गुण नहीं पाया जाता, यानी कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसके अंदर वृद्धि का गुण नहीं पाया जाता, वो ग्रो नहीं करती। ये प्राथमिक सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ हमें देखने के लिए मिलती है। ऐसे तृतीयक सेल वॉल की बात करते हैं, तो ये तृतीयक सेल वॉल है जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनकी वाहिनिकाओं में मिलती है, उनकी गैसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जाइलोन व हेमीसेल्यूलोज की मिलकर बनी हुई होती है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की,
जो कि 2 सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। सेल वॉल के ऊपर ये प्रेज़ेंट होते हैं देखिए। जैसे ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, 2 सेल हैं आपस में और 2 सेल के बाद ये प्लाज़्मोडेस्माटा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ये क्या करेंगे, ये केंद्रक है, पेरिफेरी की तरफ प्रेज़ेंट है, परिधीय है यानी कि पेरिफेरी की तरफ हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज़्म है। अब मान के चलिए कोई चीज़ हमें एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफ़र करनी है, तो क्या होगा, 2 सेल आपस में पास-पास आएँगी और पास-पास आने के बाद ये एक ब्रिज बन जाएगा और ब्रिज किसके थ्रू बनेगा, ट्यूब्यूल्स के थ्रू बनेगा। और ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, ईआर का पार्ट होती है, यानी कि एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम का पार्ट होती है ट्यूब्यूल्स, जो कि आपस में जाके कनेक्ट करेंगी, प्लाज़्मोडेस्माटा खुलेंगे, खुलने के बाद दोनों सेल से आपस में जुड़ जाएँगे, जुड़ने के बाद जो भी ट्रांसफ़र करना होगा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्लाज़्मोडेस्माटा शब्द स्ट्रासबर्गर ने 1901 के अंदर दिया था। यह कोशिका भित्ति पर पाए जाते हैं, यानी कि सेल वॉल पर प्रेज़ेंट होते हैं और बहुकोशिकीय पादपों का गुण है, यानी कि जो मल्टीसेलुलर प्लांट्स होते हैं उनका ये फीचर है। निर्माण की बात करते हैं तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिन्हें अपन डेस्मोटिब्यूल्स कहते हैं, उनसे इनका निर्माण होता है। यदि कार्यों की बात करें तो पदार्थों का आवागमन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी पदार्थ का यदि ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें ये हेल्प करते हैं। इसके द्वारा एक सेल से दूसरी सेल में कोशिका द्रव्य का स्थानांतरण भी किया जाता है, यानी कि कोई एक सेल है उससे दूसरी सेल के अंदर यदि साइटोप्लाज्म का ट्रांसफर करना है तो वो भी कौन करेगा, ये प्लाज़्मोडेस्माटा के द्वारा किया जाता है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर हम देखिए बात करते हैं सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर इसका जो स्केलेटन होता है कंकाल, उसके अलावा उसकी होती है मैट्रिक्स। कंकाल जो सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ होता है, यहाँ पे आप समझिए ये जो इसके स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी बॉडी की हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक कंकाल है, स्केलेटन है, उसके ऊपर हमारे मांस चढ़ा हुआ है, कबर चढ़ा हुआ है, मसल्स हैं हमारी, ठीक है। उसी तरीके से इसका जो स्केलेटन है, कंकाल है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, सेल्यूलोज से। यहाँ पे जो सी आपको दिखाई दे रहा है ये सेल्यूलोज की लेयर है जो कि इसका खाका तैयार कर रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है, यानी कि कुछ द्रव पदार्थ भरे हुए हैं। उस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, हेमिसेल्यूलोज होंगे, पेक्टिन होगा, लिग्निन होगा, सुवेरिन होगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, सूक्ष्म तंतु हैं। सेल्यूलोज बीच में क्या बना रहा है, स्केलेटन का निर्माण कर रहा है और बीच में जो भी इसके भरा हुआ है वो क्या है, मैट्रिक्स है। ये सेल वॉल की स्ट्रक्चर है। इसके अलावा बात करते हैं जैसे ग्लूकोज जो कि एक मोनोसैकेराइड है, उससे सेल्यूलोज बनता है जो कि पॉलीसैकेराइड है। उसकी 100 यूनिट्स आपस में मिसेल का फॉर्मेशन करती हैं और मिसेल जो कि क्या बनाते हैं, माइक्रोफिलामेंट बनाते हैं और माइक्रोफिलामेंट क्या बनाते हैं, मैक्रोफिलामेंट बनाते हैं और मैक्रोफिलामेंट आगे चल के एक स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। यदि कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की हम फंक्शन की बात करेंगे, कार्य क्या करती है, तो यह सेल को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है, यानी कि एक पर्टिकुलर शेप और उसको साइज प्रदान करती है। यह सेल की यांत्रिक आघातों से व संक्रमण से सुरक्षा करती है। कोई भी इसको बाहर से चोट लगती है, धक्का लगता है तो उससे सुरक्षा कौन करता है, कोशिका भित्ति करती है। या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसकी भी सुरक्षा कौन करती है, सेल वॉल करती है। यह कोशिका की अंतरक्रिया में सहायता प्रदान करती है, यानी कोई भी सेल आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं तो उसमें कौन हेल्प करता है, सेल वॉल के द्वारा ही वो की जाती है। आज की वीडियो में हमने यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात कर ली, प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में हमने डिफरेंस देख लिया। इसके अलावा हमने सेल वॉल की बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे और भी आगे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकंड गेट का बैच यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया। ये हमारी दूसरी क्लास हो रही है, ऐसे ही हम आगे क्लासेस लाते जाएंगे आपके लिए। आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। आपके जो भी दोस्त हैं जो कि सेकंड गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। इसके अलावा इसकी जो नोट्स हैं वो मैंने आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, फोटोकॉपी करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हमारे ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, इसके मैं एमसीक्यू भी आपको लेके आने वाला हूँ, टॉपिक वाइज पूरी यूनिट। तो ऐसे ही आप बने रहें, चैनल पर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।